बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाबों की परी, किस्त नंबर 14। ये एक दरमियाने दर्जे के होटल का कमरा था जहाँ कोई नीचे ज़मीन पर लेटा अपनी बिखरी हुई मोहब्बत की खिरचियाँ समेटने में लगा हुआ था। मोहब्बत के बिछड़ने से ज़्यादा एतबार टूटने का मातम किया जा रहा था। इस इंसान को बचपन से अपने दिल के करीब रखा, जिसकी शख्सियत के एक-एक पहलू से आपकी वाक़फ़ियत हो। ऐसे में अचानक एक ऐसी बात सामने आए जो आपके दिल को टुकड़ों में बाँट दे। इस वक़्त जो एक इंसान महसूस करता है वही इस वक़्त फ़ाइज़ की कैफ़ियत थी। वो शहर से बाहर जाने का बोलकर यहाँ एक होटल में ठहरा हुआ था। बार-बार इसे वो मंज़र याद आ रहा था जब सफ़दर अली शाह के गुंडों ने इसे उठाया था। फ़ाइज़ इमरजेंसी केस निपटाने के बाद पार्किंग में आया था कि एक आदमी भागता हुआ इसके पास आया। वो इधर गाड़ी में मेरी बीवी है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप इसे आकर एक बार देख लें, आपका बहुत एहसान होगा। वो हाथ जोड़ता हुआ बोला, देखें आप हाथ मत जोड़ें, मैं देखता हूँ आपकी बीवी को चलें। ये कहकर वो इसके पीछे चल दिया। कहाँ है आपकी बीवी? वो गाड़ी के पास पहुँचकर बोला, तभी अचानक पीछे से किसी ने इसके मुँह पर रुमाल रखा। इसने मज़ामत करनी चाही पर इसका ज़हन तारीकियों में डूबने लगा और वो खामोश व हवास से बेगाना हो गया। इसे जब होश आया तो खुद को एक तारीक कमरे में कुर्सी पर मौजूद पाया। इसके हाथ कुर्सी के हत्थों से बंधे हुए थे, जबकि पाँव आपस में बांधे हुए थे। कमरे में एक गोल रोशनदान बना हुआ था, जिससे हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही थी कि एक चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने के साथ ही पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। एकदम से रोशनी से फ़ाइज़ की आँखें रोशनी से मानूस ना हो सकीं। थोड़ी देर बाद जब वो आँखें खोलने के काबिल हुआ तो उसने देखा सामने सफदर अली शाह इसकी कुर्सी पर बराजमा था। इसके साथ ही 4-5 गनमैन खड़े हुए थे। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है और ये मुझे ऐसे क्यों बाँध रखा है? इसने है हैरत से इन्हें देखकर अपने बंधे हुए हाथों की तरफ इशारा किया। हमने यहाँ तुम्हें अपनी मर्ज़ी से नहीं बुलाया। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद तुम्हारे किसी अपने को इसकी खुशी दिलवाना है। वो इत्मीनान से बोले, आप साफ-साफ बताएँ क्या बात है? पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हैं? तो ठीक है, हम साफ-साफ बात करते हैं। तुम्हारे कज़िन ज़ोहा और मेरा बेटा दावर अली शाह एक-दूसरे को पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि तुम इनके दरमियान से हट जाओ। दिमाग खराब हो गया है आपका? ज़ोहा तो दावर को जानती भी नहीं। हम छो मैं छोड़ूँगा नहीं आपके बेटे को। वो एकदम उछल पड़ा। नहीं, नहीं, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बस ये दुआ करो हमें गुस्सा ना आ जाए। हमारे बेटे के खिलाफ बोलने की पहली गलती हम माफ़ कर रहे हैं। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और ज़ोहा कैसी, तो इसकी बात अभी तुम्हारी मेहमान नवाज़ी के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, वो बता देंगे तुम्हें। ये कहकर वो बाहर चले गए। फ़ाइज़ ने जब वो तस्वीर देखी तो इसको रिंशा की बात याद आ गई। सब वो बोल रही थी कि ज़ावर की ताई ज़ोहा को बहू ना बना लें, यानी ज़ोहा दावर को पहले जानती थी। वो दोनों एक-दूसरे को पसंद भी करते थे। हवेली पहुँचने पर जब वो गाड़ी से उतरी तो दोनों जानिब मुलाज़मीन फूलों के थाल लेकर इनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हवेली के दरवाज़े पर पहुँचकर इन दोनों से काले बकरों को हाथ लगवाकर सदके के लिए भेज दिया गया। इसके बाद वो अंदर दाखिल हुई। अंदर से हवेली और भी शानदार अंदाज में सजाया गया था। इसे ले जाकर लाउंज में रखे सोफे पर बिठाया गया। मशल ने इसकी चादर हटा दी। गाँव की सारी औरतें हवेली की बहू को देखने के लिए जमा थीं। ज़ोहा को देखकर गाँव की सारी औरतों की नज़रों में सताइश उभरी। सारी औरतें हसरत से खूबसूरत लिबास और बेशकीमत ज़ेवरात पहने इस मोमी गुड़िया को देख रही थीं। इनके मुसलसल देखने पर इसे उलझन होने लगी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे घबराहट हो रही है। ज़ोहा पास बैठी मशल के काम में आहिस्ता से बोली, यार तुम लग ही इतनी हसीन रही हो कि वो नज़रें नहीं हटा पा रही तुमसे। वैसे सोचो, जब इनका ये हाल है तो मेरे भाई का क्या होगा? मशल ने इसे छेड़ा। बदतमीजी मत करो तुम, ज़ोहा ने इसे घूरा। अच्छा ये रस्म के लिए बैठी है, वो देख रही हैं, देख रही जाएँगी। ये भाई को देखती
मैं भाई को देखती हुई कहकर मशल जाने लगी तो जोहा ने इसका हाथ पकड़ कर रोका। यार मशल, मैं थक गई हूँ, बाद में कर ले ये रस्में। वो दावर का सुनकर बोली, जोहा बस थोड़ी देर लगेगी, बस अभी आई। ये कहकर मशल चली गई। थोड़ी देर बाद दावर के साथ इसके वापसी हुई। तब तक गुलजार बेगम भी आ चुकी थी। दावर इसके साथ आकर बैठ गया। सोफा छोटा होने की वजह से दोनों के कंधे आपस में मिल रहे थे। जोहा दुपट्टा ठीक करने के बहाने दूसरी जानिब खिसकी तो दावर बिना महसूस अंदाज में इसके साथ और ज्यादा जुड़कर बैठ गया। जोहा अब चाहकर भी दूर नहीं हो सकती थी। एक तो सोफा छोटा था और दूसरा इसका दुपट्टा दावर के नीचे दब गया था। अल्लाह अल्लाह करके रस्म खत्म हुई और दावर खड़ा हुआ। अम्मा साई, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। दावर बेटे, पर ये कौन सा टाइम है जाने का? गुलजार बेगम ने एतराज किया। अम्मा साई, वो दोस्तों ने मेरी शादी की खुशी में महफिल रखी है, अगर नहीं गया तो वो नाराज हो जाएंगे। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, फिक्र मत करें आप। वो इनको मुतमईन करता हुआ वहां से चल दिया। मशर, जाओ दुल्हन को इसके कमरे में छोड़ आओ और कुछ दूध फल भी दे आओ इसे। जी अच्छा। मशर इसे दावर के कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। दावर सरशार सा अपने कमरे के बाहर खड़ा था। हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और हजार अरमान दिल में लिए कमरे में दाखिल हुआ। बेड की जानिब देखा तो वो दुश्मन जान कंबल लपेटे सोई हुई थी। इसके दिल में छन से कुछ टूटा था। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और इसको देखने लगा जो इसके अरमानों का खून करके खुद वो ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। वो उठकर इसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। जोहा एक हाथ गाल के नीचे रखे बच्चों के से अंदाज में सोई हुई बहुत मासूम लग रही थी। बाल सारे चेहरे पर आए हुए थे। इसने हाथ बढ़ाकर इसके बालों को पीछे किया और इस पर झुकने लगा और फिर एक झटके से उठा और वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, क्योंकि वो इसकी बेखबरी का फायदा नहीं उठाना चाहता था। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आया और बेड की दूसरी जानिब जाकर लेट गया। अभी से लेटे कुछ लम्हे ही हुए थे कि वो कुछ गीला महसूस करके उठा तो देखा वो पूरी साइड गिरी हुई थी। इसने जोआ को देखा। इसे हैरत हुई कि ये मासूम सूरत ऐसे कारनामे भी अंजाम दे सकती है। मरता क्या ना करता कि बस दाग। वो अपना तकिया उठाकर सोफे की जानिब बढ़ गया। ये तो शुक्र था कि सोफा बड़ा था, जो वो आराम से लेट गया। वो जोहा के इस रवैये के पीछे की वजह को सोचने लगा, पर कोई सिरा इसके हाथ ना लगा। यही सोचते सोचते न जाने कब वो नींद की वादियों में उतर गया। रात को देर से सोने के बावजूद जोहा की आंख फजर की अजान के साथ खुली। आंख खुलने के बाद बात तो इसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। आहिस्ता आहिस्ता इसके हवास बहाल हुए तो इसे सब याद आया। कमरे में चारों तरफ नजर घुमाने पर इसने सोए हुए दावर को देखा। वो लंबा चौड़ा मर्द सोफे पर बेतरतीब अंदाज में पड़ा था और वो उठी और वजू करके नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो गई। कमरे में रोशनी हो जाने पर और शोर से दावर की आंख खुल गई। वो उठकर बैठने लगा कि दर्द की एक लहर इसकी गर्दन से होती हुई रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। वो जो हमेशा नरम बिस्तर पर सोया था, इस सोफे की बेआरामी को इसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाया था। खैर वो उठा और वॉशरूम में घुस गया। वापस आया तो जोहा इसे कहीं भी नजर न आया। इसकी नजर गैलरी के खुले दरवाजे पर पड़ी थी। वो जोहा से बात करने के इरादे से आगे बढ़ा, पर इसे ये वक्त मुनासिब नहीं लगा और कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन 7 बजे के करीब दावर वापस आया। जोहा सादा सा सूट पहने बेड पर बैठी हुई थी। आप कपड़े बदल कर तैयार हो जाएं, हम फिर नाश्ते के लिए चलते हैं। दावर इसे मुखातिब करके बोला। इतनी जल्दी? जोआ हैरानी से इसकी जानिब देखती ही बोली, ये गांव है, यहाँ सब सहर खेज होते हैं। द- दावर ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, पर जोहा को इसका लहजा तंजिया महसूस हुआ। वो बगैर कोई जवाब दिए ड्रेसिंग
रूम की जानिब बढ़ गई। पीछे मौजूद दावर की सोचों की डोर को मज़ीद उलझा गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस कमरे में आई तो स्किन और पिंक इम्तिजाज का कढ़ाई वाला सूट पहना हुआ था। होठ पिंक लिपस्टिक से सजे थे। दावर की नज़र जब इस पर पड़ी तो पलटना भूल गया। चले, जोहा की आवाज़ इससे होश में लाई। हाँ चलो, ये कहकर बाहर की जानिब बढ़ गया। जोहा भी इसके पीछे चल दी। फिर कुछ याद आने पर वो एकदम से रुका और बोला, एक मिनट, मेरे साथ आए यहाँ। ये कहकर वो इसका हाथ थाम कर ड्रेसिंग के पास ले आया। फिर इसका हाथ छोड़कर दराज में कुछ निकालने लगा। ये आपके मुंह दिखाई देनी तो रात को थी, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया, इसलिए अभी दे रहा हूँ। वो इसका बायां हाथ थाम कर इसके कुछ समझने से पहले इसे अंगूठी पहना चुका था। जोहा ने जवाब दिए बगैर जल्दी से हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ चल दी। दावर भी बालों में हाथ फेरता हुआ इसके पीछे चल दिया। दोनों आगे लाउंज में दाखिल हुए। मशर और गुलजार बेगम वहां मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं। दावर ने बुलंद आवाज में सलाम किया और गुलजार बेगम के आगे झुका। वालेकुम अस्सलाम, हमेशा खुश रहो। गुलजार बेगम ने के सर पर हाथ फेरा। जोहा भी दावर की तकलीफ में गुलजार बेगम को सलाम करते इनके सामने झुके। इन्होंने जोहा की पेशानी चूमते हुए दुआओं से नवाजा। इसके बाद जाकर वो मशल के साथ बैठ गई। लाशऊरी तौर पर वो अपने घर वालों का इंतजार कर रही थी। दिल में अभी भी उम्मीद थी कि इसके घर वाले इस ससुराल में इसका मान रखेंगे। अभी वो सोचों में गुम थी कि मुलाजमा ने नाश्ता लग जाने की इत्तला दी। चलो नाश्ता कर लें, गुलजार बेगम बोलती हुई खड़ी हुई। जोहा ये भी ना कह सकी कि मेरे घर वालों का इंतजार कर ले, और चुपचाप नाश्ता करने चल दी। वलीमे में वो सिल्वर कलर की मैक्सी पहने माहिर हाथों के गए मेकअप में बहुत हसीन लग रही थी। तकरीब उरूज पर थी, पर इसके घर वाले अभी तक न पहुंचे थे। तकरीब का इनेकाद हवेली के लॉन में ही हो किया गया था। लॉन को दो हिस्सों में तकसीम करके एक में हिस्सा मर्दों का और एक हिस्सा औरतों के लिए मुख्तस कर दिया गया था। गुलजार बेगम और मशहद सब मेहमानों को जोहा का तारुफ करा रही थी। दावर मर्दों की साइड पे था। अभी मिलने मिलाने का सिलसिला जारी था कि इसके घर वालों की आमद हुई। अनवार साहब की फैमिली से सिर्फ वही शरीक हुए थे। एजाज साहब इसके सर पर हाथ रख कर मर्दों वाले हिस्से की तरफ बढ़कर हसीन बेगम ने इसे गले लगाया। जोहा की आंखों में भी आंसू आ गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से इसने छुपाया। अल्लाह नजरे बद से बचाए। इन्होंने जोहा से अलग होकर इसे दुआ दी और फिर गुलजार बेगम इन्हें ले गई मेहमानों से मिलाने के लिए। वापसी पर किसी ने भी जोहा को साथ चलने का नहीं बोला और इजहार साहब तो इससे मिले बगैर ही चल दिए। इसी तरह वलीमे की तकरीब भी इख्तिताम को पहुंची। जारी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा नॉवल पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।